हेलो भाई। मेरा नाम दिनेश चौहान है और आपका स्वागत है सिंग इन सर्विस में। यार आज जो मैंने वीडियो बनाने का सोचा है ना, वो इस बारे में सोचा है कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई जाए जिससे आईपीएस पीओ एग्जाम आप इजीली क्लियर कर सको। मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद भी आईपीएस पीओ एग्जाम क्लियर किया है और मैंने इसके बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाला। फिर मैंने यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम निकाला जिससे मैं असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सेलेक्ट हुआ। ये वीडियो ना थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन मैं इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ जो भी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे वो अपनी मंजिल के ना काफी करीब तक पहुंच जाएंगे। इस बात का तो मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ भाई, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत की है और इसीलिए ये वीडियो काफी लंबा बना है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हो सकता है ये वीडियो आपकी सालों की मेहनत को बचा सके। मतलब आप कई कई साल तक जो फंसे रहते हो बैंक एग्जाम के लूप में, हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाए इस वीडियो को पूरा देखने से। वैसे भी आप इतना सारा टाइम वेस्ट करते हो, तो इस वीडियो को और एंड तक देख लो। मैं पक्का बता रहा हूँ इस वीडियो पे जितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया है ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम को क्लियर किया है, तो मैं एग्जाम क्लियर करने में स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा रोल मानता हूँ। कि सबसे ज्यादा जो रोल होता है ना वो स्ट्रेटेजी का होता है। तुमने देखा होगा कई सारे लोग बहुत सारे एग्जाम को निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने बैंक एसएससी यूपीएससी तीनों के एग्जाम को निकाला और कई सारे लोग एक एग्जाम नहीं निकाल पा रहे। तो क्या अंतर है मतलब उनमें? उनमें सबसे बड़ा अंतर है स्ट्रेटेजी का। वो लोग एग्जाम को ना अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करते हैं, जिससे बाकी लोगों की तरह एक भीड़ का हिस्सा ना बन के वो टॉपर्स में आ जाते हैं। मैं आपको उसी तरह बताऊंगा कैसे मैंने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था। मैंने अपना सबसे पहला जो एग्जाम निकाला वो आईपीएस पीओ ही था। इसमें मैंने बहुत कम टाइम के लिए जॉब की। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हुआ और मैंने वहाँ 3 से 4 महीने के आसपास काम किया। उसके बाद मैंने वहां से रिजाइन दे दिया क्योंकि मेरी दूसरी जॉब लग चुकी थी। तो मैं तुमको वही बताऊंगा कि तुम भी इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। 2026 वाला जो एग्जाम है आईबीपीएस पीओ का। हाँ, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, तो अभी भी पढ़ना अगर स्टार्ट करोगे तो जरूर इस एग्जाम को क्लियर कर दोगे। मैं पक्का बता रहा हूँ। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ऑफ कोर्स। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने इस एग्जाम को केवल 3 महीने में क्लियर किया था, लेकिन मैं आपके लिए गारंटी नहीं ले सकता कि आप 3 महीने में क्लियर करोगे नहीं। पर हाँ, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आप क्लियर जरूर कर लोगे इस स्ट्रेटेजी से। आपको चाहे 6 महीने लग जाए चाहे 1 साल लग जाए। सब इस स्ट्रेटेजी को अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग यूज कर लेना भाई। मैं तुमको बताऊंगा तुमको किस तरह तैयारी करनी है। और देखो, तुम में इतनी क्षमता है तुम उतना जल्दी क्लियर कर लोगे, लेकिन मैंने 3 महीने में क्लियर किया था। मेरी स्ट्रेटेजी के ना कुछ रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहला रूल ये कि हम ऐसी तैयारी करेंगे कि प्रीलिम्स बस हमारा क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स से जॉब नहीं मिलती, प्रीलिम्स बस क्वालिफाई करना है। तो हम इतनी तैयारी रखेंगे कि उस बस क्वालिफाई हो जाए। ऐसा नहीं कि हमको प्रीलिम्स में 100 में से 100 ले आने, 100 में से 90 ले आने, वो वेस्ट है एकदम। मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने मेरे साथ एग्जाम दिया था, उनके प्री में 100 में 70 80 80 नंबर थे। मेरा प्रीलिम जस्ट 5 6 नंबर 10 नंबर से एक्स्ट्रा से क्लियर हुआ था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, उनका नहीं हुआ मेंस क्लियर। तो हमको प्री बस क्वालिफाई करना है, क्योंकि क्वालिफाइंग है तो हम बस इतना ध्यान देंगे कि हमारा किस तरह से क्वालिफाई हो जाए जिससे हम मेंस में बैठ सकें। हम मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन फाइनल हो। हमको केवल मेंस और इंटरव्यू तक जाके थोड़ी रहना है, हमको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है। तो हमारी जो तैयारी रहेगी ना, वो शुरू से इस तरह की रहेगी कि हम मेंस को टारगेट करेंगे। और मेंस को टारगेट करने की जर्नी में हमारा प्री अपने आप क्लियर होगा, जिस तरह मैं बताऊंगा। ये बस 2 रूल है जिनको तुमको फॉलो करना है। सबसे पहले ना इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न बड़ा सिंपल सा है। इसमें 3 स्टेज है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स से 100 नंबर का, मेन से 225 नंबर का, और इंटरव्यू है 100 मार्क्स का। प्री जो है बस क्वालिफाइंग है, आप उसमें कितने भी मार्क्स लें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को 80:20 के रेशो में जोड़ के आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, और जो उस कट ऑफ को पास करेंगे वो आईपीएस पीओ बन जाएंगे, बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स 100 मार्क्स का होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट आती है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश 30 नंबर की, मैथ 30 नंबर का, और रीजनिंग 40 नंबर की, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। हमको पहले ये देखना है कि प्रीवियस कट ऑफ क्या रही है प्री की। तुम जब देखोगे पिछले सालों की कट ऑफ को, तो हमेशा देखोगे कट ऑफ जो है ना वो 50 से कम ही रह रही है, या मैक्स 55 से तो हमेशा कम है। तो प्रीलिम्स जो है वो 48 से 55 के बीच में ही झूलती रही है हर बार। मतलब ये कोई ज्यादा कट ऑफ तो है नहीं। तो हम फालतू भाई इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं? इतना क्यों मरे जा रहे हैं कि 90 100 नंबर लेके आए? हमको पी को केवल क्लियर करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा मेन फोकस मेंस पे रहेगा। लेकिन आप इतना भी इजी मत समझिए। आप सोच रहे हो कि 40 50 नंबर वाला बहुत इजी है, एक्चुअली एग्जाम बहुत टफ आता है ऑफ कोर्स। इसलिए इसकी कट ऑफ भी काफी कम हो जाती है प्री की। लेकिन देखते हैं, तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमको 60 नंबर टारगेट करने हैं प्री में किसी भी हाल में। हमारे 60 आ जाएंगे ना, मैं पक्का बता रहा हूँ। कट ऑफ तो 55 से और 50 से नीचे रहेगी, लेकिन फिर भी हमको टारगेट क्या करना है? हम टारगेट करेंगे 60 नंबर, जिससे हमारा पेपर क्लियर होने का जो चांस है प्रीलिम्स का, वो 100% हो जाए। मैंने आपको बोला कि इंग्लिश 30 नंबर की, मैथ 30 नंबर की, और भाई रीजनिंग 40 नंबर की है।
हम वो 60 नंबर को इस तरह डिवाइड करेंगे कि हमको इंग्लिश में मिनिमम 15 से 20 नंबर लाने हैं किसी भी हाल में, हमको मैथ में मिनिमम 20 नंबर लाने हैं किसी भी हाल में, या 15 से 20। अगर आप इंग्लिश में 15 ला रहे हो तो आपको मैथ में 20 लाने पड़ेंगे भाई, और अगर आप मैथ में 15 ला रहे हो तो आपको इंग्लिश में 20 लाने पड़ेंगे भाई। किसी तरह आप डिसाइड कर लो अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। इसके बाद रीजनिंग में आपको मिनिमम 20 नंबर लाने ही पड़ेंगे 40 में से, जो कि आपके लिए बहुत ईजी है। आप 25 भी इजीली ले आओगे रीजनिंग में। तो बात क्या हुई भाई, 25 रीजनिंग के आ गए, 20 आ गए मैथ के, 20 आ गए इंग्लिश के। आप जोड़ोगे तो आपको 65 नंबर होते हैं। आप इधर उधर कुछ छोड़ भी दोगे ना तो भी आपके 60 नंबर तो हर हाल में बनते हैं, और मैंने बताया कट ऑफ तो 55 से और 50 से कम रहेगी, तो आपका प्री इजीली क्लियर हो जाएगा। अब बात करें कि इंग्लिश के 15-20 नंबर, मैथ के 15-20 नंबर, और भाई रीजनिंग के जो 25 नंबर है उनको श्योर कैसे किया जाए, वो कैसे लाए जाएं। बोलना तो बहुत ईजी है, हमने बोल दिया कितने नंबर ले आएंगे, लेकिन उनको लाया कैसे जाए। तो मैं आपको बता दूं कि असली जो राज है ना प्री क्लियर करने का, वो प्री को अटेम्प्ट करने में ही छुपा हुआ है कि तुम कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हो एग्जाम करने के लिए। मतलब तुम मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, और इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। उसी में तुम्हारा राज छुपा हुआ है कि तुम कितने नंबर लेके आ पाओगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के सिलेबस को मैं 5 हिस्सों में बांटता हूँ, चाहे टीचर किसी भी हिस्से में बांटे, कि उसमें 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पहला टाइप, दूसरा नंबर सीरीज, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, जो बॉक्स आता है डीआई सॉल्व करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डीआई, और पांचवा अरिथमेटिक के क्वेश्चन। मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि तुम प्रीलिम्स में ना अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की तरफ भूल जाओ, उनको देखो ही मत। उनकी तरफ तुम गए, तुम्हारा प्रीलिम्स खत्म। तो हमको अटेम्प्ट क्या करना है उसमें, हमको अटेम्प्ट पेपर करते वक्त करना है केवल सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के जो 5 क्वेश्चन आएंगे उनको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 5 क्वेश्चन आएंगे उनको, और डीआई के जो 2 डीआई हमको अटेम्प्ट करनी है कम से कम। 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 2 डीआई। हो गया तुम्हारा 20 नंबर का मटेरियल। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचेगा, उसमें तुम्हारे ऊपर है कि तुम नंबर सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हो पहले, या कोई अर्थमेटिक के 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो। अर्थमेटिक क्वेश्चन पहले तो छूने ही नहीं है, लेकिन छूने हैं तो उनको बाद में छूना है सबसे। तो मैंने तो सबसे पहले ये बता दिया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, लेकिन उसके लिए पढ़ें कैसे, तो मैं तुमको बताता हूँ। तुमको कोई किसी टीचर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि कोई एक टीचर तुमको अच्छा पढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको तैयारी इस तरह करनी है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन फॉर IBPS PO यूट्यूब पे सर्च करो। ऊपर जो 1 और 2 वीडियो आ रही हैं, 2 वीडियो कोई देख लो, या मतलब 2 घंटे की कोई भी वीडियो देख लो। आधे आधे घंटे की है तो 4 देख लो, 1-1 घंटे की है तो 2 देख लो। मतलब 2 घंटे की तुमको इस टॉपिक की वीडियो देखनी है, और वो सारे रूल जो तुमने पहली बार सुने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करने के, या सारे तरीके जो तुमने पहली बार सुने उन 2 घंटे की वीडियोस में, उन सबको नोट कर लो। वो 2 घंटे की वीडियो कैसी भी हो सकती है, या तो सर ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, या सर ने कॉन्सेप्ट बताया है। उन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त भी जो कॉन्सेप्ट होता है उनको भी लिख लो। समझे बात। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के अपने 2 पेज के हो गए भाई नोट्स तैयार। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 घंटे की वीडियो देखनी है, समझे बात, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज्यादा घंटे की भी देख लो। पर एक चीज जो तुमको हमेशा ध्यान रखनी है, मैं तुमको जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ, मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, तुम सोचोगे कि यार वो तो आधे घंटे में देख सकते हैं, उसके 2-4 कॉन्सेप्ट ही तो होते हैं, मैंने 2 घंटे क्यों बोला। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि तुमको कोई भी टॉपिक तैयार करना है, वो एडवांस लेवल तक तैयार करना है, जिससे मेंस के लिए वो दोबारा से तैयार ना करना पड़े। मैंने तुमको क्या बताया था अपने 2 रूल, कि हम प्री को स्ट्रेटेजी से क्वालिफाई करेंगे बस, और दूसरा रूल क्या था कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हमारा मेन टारगेट रहेगा मेंस, क्योंकि भाई असली जॉब जो मिलेगी तुमको मेंस से मिलेगी, और मेरा काम है तुमको जॉब तक पहुंचाना, ना कि तुम्हारा प्री क्वालिफाई करवाना। समझ रहे हो बात। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में इतना डेप्थ में पढ़ने का क्यों बोल रहा हूँ, तुमको कोई भी टॉपिक सर्च करना है ना तो यही सर्च करना है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन फॉर IBPS PO, एंड लास्ट में ये भी लिख देना एडवांस लेवल, तो एकदम तगड़े लेवल तक के क्वेश्चन आ जाएंगे, जीरो से लेकर एडवांस। ऐसी बहुत सारी वीडियो है जो जीरो से एडवांस तक एक ही वीडियो में सिखाती हैं। तो हमको उसके नोट्स बना लेने हैं, जो जो तरीके उन्होंने बताए, जो जो चीजें उन्होंने बताई उसके नोट्स बना लो। सेम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जीरो से एडवांस, हर टाइप का क्वेश्चन एडवांस लेवल तक का, उसके तुमने नोट्स और तरीके अपनी कॉपी में नोट्स कर लिए। समझ रहे हो बात। सर ने जो तरीका बताया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने का, जितने एडवांस लेवल क्वेश्चन बताए, उसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज हुए, तुमने सबको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लिया। हमारे 2 टॉपिक तैयार हो चुके हैं मेंस के लिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुमको। तीसरा तीसरा जो टॉपिक है वो है डीआई। देखो, डीआई के लिए तुमको बेसिक डीआई करना सीखना है कि डीआई को हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मतलब डीआई क्या है, एक टेबल दी होगी, या किसी और तरह से तुमको एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे तुमसे नीचे 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको तुम्हें आंसर करना होगा उस इन्फॉर्मेशन में से निकाल के। वो इन्फॉर्मेशन तुमको चार्ट बना के दी जा सकती है,
वो इन्फॉर्मेशन तुमको पाई चार्ट बना के दी जा सकती है, वो इन्फॉर्मेशन तुमको पैराग्राफ में दी जा सकती है। कुल मिला के तुमको इस तरह से जो पैराग्राफ या पाई चार्ट या चार्ट में जो डेटा दिया है उसको इंटरप्रेट करना है तुमको, जिससे तुम नीचे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ये है भाई एक बेसिक सी डेफिनेशन डीआई की। जब तुम ये सब देख लोगे कि डीआई मतलब क्या है, डीआई का कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया ना कि डीआई में हमको करना क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सॉल्व करना सीख लो, डीआई को सॉल्व करना तो एक लॉन्ग प्रोसेस है जो हम मेंस तक, जब तक हमारा मेंस आएगा तब तक हम डेली डीआई सॉल्व करेंगे। मेंस लेवल की भी और प्री लेवल की, प्री तक प्री लेवल की और मेंस लेवल तक, मतलब जब मेंस आएगा तब तक मेंस लेवल की। तो डीआई तुम लगातार सीखते रहोगे, पर तुमने कॉन्सेप्ट देख लिया, तो तुमने 3 टॉपिक के कॉन्सेप्ट देख लिए मेंस लेवल तक के, कि भाई तो तुमको करना क्या है, तुमको इतना समझ आ गया। अब बताऊंगा मैं आगे तुमको डीआई को किस तरह हैंडल करना है, वो भी तुमको समझाऊंगा अच्छे से। इस तरह तुमने इसको देख लिया। चौथा है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मैं तुमसे ये कहूंगा तुम 1-2 वीडियो देखो, और नंबर सीरीज का भी आगे बताऊंगा। तुम अभी तक ध्यान रख लो कि तुम 1-2 वीडियो देखो, उसमें सर ने जो भी पैटर्न बताए बेसिक बेसिक वाले उनको नोट कर लिया तुमने। नंबर सीरीज क्या होता है, कुछ नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4, फिर 5वां नंबर तुमसे पूछता है, 6वां पूछता है, उसको कुछ तरीके होते हैं, उनमें रिलेशन होता है, पहले नंबर का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, इस तरह तुम 5वां निकालते हो जिसका चौथे से रिलेशन होता है। तो इस तरह से नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन तुम अभी नंबर सीरीज को छोड़ो, मैं तुमको बताऊंगा तुमको क्या करना है नंबर सीरीज में। अभी तुमने बेसिक देख लिया मतलब नंबर सीरीज क्या है। इसके बाद हम तैयार करेंगे अरिथमेटिक को। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि अरिथमेटिक में तुमको सबसे पहले केवल 2 टॉपिक को पढ़ना है, वो है परसेंटेज और रेशो। ये मैंने क्यों बोला कि इनका यूज ना मैथ के हर चैप्टर में यूज होगा भाई। रेशो का तो मैं उसमें डीआई में बहुत ज्यादा काम आएगा, परसेंटेज लगाना तुमको डीआई में बहुत ज्यादा काम आएगा। मेंस लेवल तो बिना परसेंटेज और रेशो के उसके नॉलेज के हो ही नहीं सकती मेंस लेवल की डीआई। मैं तुम समझ रहे हो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। तुम यूट्यूब पे अरिथमेटिक केवल अभी 2 चैप्टर कर लो, परसेंटेज और रेशो, ठीक है। और बाकी सब जो मैंने तुमको 4 बताया उनकी वीडियो देख ली और अपना नोट कर लिया। अब हमको करना क्या है डेली। अब तुम जब तक तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं आ रहा, तुमको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई। तुमको 2-4 सेट रोज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के करने, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 2-4 सेट डेली करने। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है उसमें, कोई ज्यादा नहीं। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्वेश्चन क्या ही है यार, कितना ही टाइम लगता है उसमें। ये हम बार बार क्यों सॉल्व कर रहे हैं, जिससे तुम्हारी रोज रोज स्पीड बढ़े। और हाँ, स्पीड के लिए तुमको मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई ट्रिक किसी चीज के पीछे मत भागो। और तुमको स्पीड बढ़ानी है अपनी मैथ में, मैथ में स्पीड बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि तुम बस क्वेश्चन सॉल्व करो। तुमको भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी स्पीड कब कब में बढ़ चुकी है। मैं सही बता रहा हूँ तुमको। तुमको कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आती, केवल कोर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही काम आती है जब एग्जाम में हम बैठे होते हैं। तुमको बस उसी पे काम करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। नॉर्मल जो तुम्हारी स्पीड बन गई है ठीक है, काफी है। मैं भी कोई बहुत हाई फाई स्पीड नहीं है मेरी, फिर भी इतने सारे एग्जाम निकाले ना, तो कोई ट्रिक और स्पीड के पीछे इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे तुमको वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। जैसा कि मैंने तुमको अब तक बताया कि तुमको भाई 2-4 सेट जो है वो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के कर लेने हैं सॉल्व। 2-4 सेट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्वेश्चन करने। सेट का मतलब एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, 2-4 सेट उसके डेली सॉल्व करने। 2-4 सेट डीआई के प्री लेवल के करने ही हैं। लेकिन तुमको एक काम और करना है डीआई सॉल्व करते वक्त। जब तुम डीआई प्री लेवल की सॉल्व कर रहे हो ना, उस वक्त रोज एक डीआई तुम मीन्स लेवल की सॉल्व करोगे, चाहे तुमको कितना भी टाइम लगे। ये तुमको मेरे से प्रॉमिस करना होगा। भले ही मेंस बाद में दोगे तुम, लेकिन सॉल्व आज से ही करो, पहले दिन से ही। मेंस लेवल की रोज एक डीआई सॉल्व करनी है भाई। मेंस लेवल की थोड़ी बड़ी डीआई होती है, तुमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। उसमें पहले अरिथमेटिक का यूज करना होता है तुमको, परसेंटेज का, रेशो का, तब जाके तुम्हारा भाई काम होगा। और हाँ, कुछ लोग जो मतलब बिल्कुल ही मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका बिल्कुल रेशो परसेंटेज में दिमाग ही नहीं चलता, जिनको कुछ मैथ नहीं आती, तो तुम्हारे लिए पहले मेरी ये सलाह है, तुम किसी टीचर से पूरी की पूरी अरिथमेटिक को खत्म करो। किस टीचर से खत्म करें, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं तुमको इतना बताऊंगा, किसी बैंक के लिए पढ़ाने वाले टीचर से मत करना। तुमको किसी भी टॉपिक का अरिथमेटिक के का कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो किसी भी एसएससी के टीचर से सीखो। एसएससी के टीचर्स की जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल की है। भले एसएससी में क्वेश्चन इजी आएंगे, मैथ मतलब बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं वो लेंदी आते हैं, एसएससी में लेंदी क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। इसलिए एसएससी के टीचर एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो तुम पहले अरिथमेटिक को, जिसमें सबसे पहले ऑफकोर्स परसेंटेज, रेशो, एवरेज, ये टाइम एंड डिस्टेंस, ये जब तुम सारी चीजें ना किसी एसएससी के टीचर से कवर कर लो पहले, मतलब मैथ के लिए तुम बैंक की तैयारी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा तुम अरिथमेटिक खत्म कर लो भाई पहले। वो तुम्हारे लिए इतनी हेल्प करेगा ना, तुम्हारे लिए इतना आसान कर देगा मैथ को, फिर तुम्हारे लिए केक वॉक बन जाएगा मैथ। अब जिनको बेसिक आती है थोड़ी बहुत, उनके लिए बता रहा हूँ कि तुमको 2-4-5 डीआई डेली सॉल्व करनी है, और मीन्स लेवल की एक डीआई डेली सॉल्व करनी है भाई, दिमाग में रख लो अपने, ठीक है। और हाँ,
जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना सेट, क्योंकि ये इतने इजी टॉपिक हैं, तुम इनके मेंस लेवल के एक एक क्वेश्चन तो एक एक सेट तो सॉल्व कर ही सकते हो ना। मान ली तुमने 3 सेट भाई तुम प्री लेवल के कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, सेम एक सेट मेंस लेवल कर लो, एक सेट ही तो करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन क्या ही टफ आ जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या ही टफ क्वेश्चन पूछ लेगा। एक बार तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, या तुमको शुरू शुरू में मेंस लेवल क्वेश्चन टफ लग रहा है तो 2 4 5 दिन तुम प्री लेवल करो, पर बाद में एक एक सेट एक एक दो दो क्वेश्चन तुम मेंस लेवल के इन सभी के करो। अरिथमेटिक नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, डीआई का मेंस लेवल एक डीआई रोज सॉल्व करनी है, और मेंस लेवल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, और मेंस लेवल के सिंपलीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन। ये तुमको मतलब प्री के तो तुम सेट कर ही रहे हो 3 4 डेली। भाई 3 4 सेट करने में 15 मिनट लगती है मुश्किल से यार, 15 मिनट इसके 15 इसके, मतलब तुम्हारा 1 घंटे में पूरा काम हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। समझ के बात? तो वो तुमने क्या देखा कि मैथ में हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अब हाँ, नंबर सीरीज की मैंने तुमसे बात नहीं करी, मैंने वो चारों का बता दिया, सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैंने डीआई का भी बोल दिया तुमसे, अरिथमेटिक का भी बोल दिया कि भाई उसको एसएससी के टीचर से पढ़ लो, कि मैंने नंबर सीरीज का भी नाम नहीं लिया। नंबर सीरीज की तुम्हें डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन खुद से नहीं। नंबर तुम बस इतना डालो, नंबर सीरीज प्रैक्टिस फॉर आईबीपीएस पीओ, इतनी वीडियो मिल जाएगी ना तुमको, तुमको कुछ नहीं देखना कौन सी नई है कौन सी पुरानी, क्लिक करो, टीचर के साथ सॉल्व करो डेली। वीडियो को रोको, तुम्हें आधा पौना घंटा इस पर डेली देना पड़ेगा यार। मैं नहीं कह रहा कि 2 घंटे की वीडियो उसको पूरा मत देखो, बोली आधा आधा घंटा करके देख लो, लेकिन आध पौन घंटा नंबर सीरीज देख लो। आधा घंटा दो, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैं इसको टाइम वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज का जो मतलब पूरा हो नहीं पाता, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। इसलिए तुम नंबर सीरीज को ज्यादा लोड मत लो, तुम पे आती है अच्छे से तो ठीक है। उसमें क्या है, तुमको पैटर्न पकड़ना पड़ता है कि तीसरे का चौथे से संबंध है, चौथे का पांचवें से, पांचवें से छठवां फिर कैसे आ रहा है। तो वो तुम्हारा लक है, अगर देखो आ गया क्लिक करके माइंड में तो ठीक है, लेकिन नहीं किया ना तो पूरे पेपर का टाइम खत्म हो जाए, लेकिन वो मतलब पैटर्न क्लिक ही नहीं करेगा फिर पूरे टाइम में, ये पक्की बात रख लेना दिमाग में। इसीलिए मैंने कहा कि भाई नंबर सीरीज को तुम जब भी सॉल्व करो ना, एक सिंपल सा तरीका है, टीचर के साथ करो। क्वेश्चन किया नहीं हुआ तो टीचर का देखो कि उसने कैसे सॉल्व किया है। अगर उसके तरीके से तुमको कुछ सीखने को मिला है उसको नोट कर लो, मतलब अपनी नोटबुक में एक हेडिंग डालो नंबर सीरीज, उसमें जो भी टीचर नया पैटर्न बताए, इस बार मैंने ये पैटर्न ढूंढा, उसको लिख लो भाई कि इस तरह का पैटर्न भी होता है। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि इतने सारे पैटर्न कैसे लिखेंगे, कुछ ही पैटर्न है, 50 100, 50 भी नहीं होंगे, 20 30 ही होंगे, मैं तुमको बता रहा हूँ। वो 20 30 पैटर्न ही घूम घूम के आते रहते हैं जो बार बार आते हैं। एक बार तुमने लिख लिया देख लिया, बार बार फिर तुमको इजीली मतलब रिकॉल भी करने लग जाओगे, तुम इजीली मतलब खुद से भी नंबर रीच करने लग जाओगे। देखा तुमने अपने मैथ का कैसे पोस्टमार्टम किया। तुम सारे टॉपिक्स को इस तरह प्रैक्टिस करो, प्री तक तुम इस तरह प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम मेंस की बात मैं आगे करूंगा जब प्री की सारी सब्जेक्ट को मैं खत्म कर दूंगा। पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी, जो जो मैंने बताया कि मेंस लेवल का एक डीआई और वो जो क्वेश्चन साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने हैं, वो लगातार चालू रखना है अभी से। ये नहीं कि मतलब पहले प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब मेंस का करूंगा, तब तो हो गया तुम्हारा बंटाधार। ठीक है भाई। इसके बाद जो नंबर आता है ना, वो आता है भाई रीजनिंग की सब्जेक्ट का। तुम लोग रीजनिंग के सिलेबस को कैसे ही मानते होंगे, मैं मानता हूँ रीजनिंग होती है केवल 3 टाइप में। एक तो सब कुछ है मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब ये तरह की चीजें। एक तो हुई भाई ये सब जो मतलब होता है स्कोरिंग पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये मिसलेनियस वाला ही है। दूसरा मैं मानता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग को, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष हिंदी में जो बोलते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, कॉज इफेक्ट, ये सब क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। और थर्ड में मानता हूँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, वो एक ही टाइप का है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये 3 हिस्सों में मानता हूँ रीजनिंग के सिलेबस को। हमको करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमको मिसलेनियस के कॉन्सेप्ट सीखने हैं सारे। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सीखना है, सिलोगिज्म का सीखना है, कोडिंग डिकोडिंग का सीखना है, ब्लड रिलेशन का सीखना है, डायरेक्शन सेंस का सीखना है, जितने भी हैं मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और भी कोई 2 4 होंगे। जो भी आईपीएस को सिलेबस है उसे तुमने देखा, हर टॉपिक को तुमको यूट्यूब पे सर्च करना, हर टॉपिक में लिखना है सिलोगिज्म 0 to एडवांस लेवल, बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई वीडियो आएगी 2 3 घंटे की, अच्छे से देखो, एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट सीखो भाई। अभी सीखना है मेंस के लिए कॉन्सेप्ट सारे मिसलेनियस का, ऐसा नहीं कि बात के लिए छोड़ना है, बात के लिए छोड़ दिया तो तुम गए बस काम से। अभी हमको पूरा का पूरा सीखना है और नोट करना है। सिलोगिज्म एडवांस लेवल तक का ही सीखना है, इनइक्वालिटी एडवांस लेवल तक के ही सीखेंगे। पूरे सिलेबस को इस तरह खत्म कर देना है, एक एक वीडियो से खत्म होगा यार, 2 2 3 3 घंटे की एक एक वीडियो होगी, एक एक टॉपिक खत्म होगा, बहुत जल्दी तुम सिलेबस को खत्म कर पाओगे। इस तरह पूरे मिसलेनियस को तुम्हें खत्म कर देना है, उसके नोट्स बना लेने।
वही पैटर्न है सेम मैथ, जो मैथ में मैंने बताया था कि मेंस लेवल तक का सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, सेम तुम्हें मिसलिनियस के नोट्स इस तरह से बना लेने। तो कॉन्सेप्ट सीखने में जो दूसरा नंबर आता है वो आता है भाई क्रिटिकल रीजनिंग का। या तुम पजल सेटिंग अरेंजमेंट को भी सीख सकते हो दूसरे नंबर पे। मैंने बताया ना 3 हिस्सों में मिसलिनियस के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, नोट्स बना लिए, अब पजल और सेटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे। टीचर को देखो, टीचर किस तरह से क्वेश्चन कर रहा है। एक दो पजल की वीडियो देखो जिसमें 5-10 पजल उसने सॉल्व करवाई हो। एक दो तुम वीडियो देखो सेटिंग अरेंजमेंट की जिसमें 5-10 क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट के सॉल्व करवाए हो। उसे सीखने की कोशिश करो कि टीचर कैसे कर रहा है, और सेम वही तरीका कॉपी करो तुम और खुद से छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने जब अपनी पहली पजल सॉल्व की थी, लोग जनरली पूरी पजल को सॉल्व करने में प्री लेवल की जो होती है 2 मिनट में एक पजल सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब मैंने पहली पजल अपनी सॉल्व की थी उस प्रिपरेशन के टाइम पे, मुझे 25 मिनट लगे थे प्री लेवल की पजल को सॉल्व करने में। सोचो तुम 25 मिनट, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला 3 महीने में। कैसे निकालना वही तुमको बताओ। तुमको पहले सिंपल कॉन्सेप्ट सीखना है, खुद से क्वेश्चन करके देखना है पजल का, सेटिंग अरेंजमेंट का। वो क्वेश्चन करते दौरान तुमको खुद समझ आएगा कि भाई तुम्हारे लिए कौन सा तरीका बेस्ट कर रहा है। तुम अपना कोई अलग तरीका याद करोगे पक्का कि भाई मैं जब इस तरह सॉल्व करता हूँ भाई मेरा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है। उसी तरीके से तुमको एंड तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुमको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, भाई टीचर कैसे कर रहा है। टीचर तुमने सीख लिया, अब तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना टीचर से, भाई किस तरह इस तरह की पजल को सॉल्व करते हैं, ये तुम्हारा काम हो गया। और यहाँ पे हमने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब आती है तीसरे उसकी। तुमको लास्ट में सब कॉन्सेप्ट जो सीखना है, मतलब तुम देख रहे हो मैंने मैथ में पहले ही बोला कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर मैंने तुमको बताया कि प्रैक्टिस डेली कैसे करनी है वो इसमें ही बताऊंगा। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है कॉन्सेप्ट सीखने का, वो आता है भाई क्रिटिकल रीजनिंग। हम हर, तो उसमें जैसे मैंने मैथ का भी तुमको बताया, तो पहले मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट कैसे सीखना है, उसकी प्रैक्टिस फिर बाद में बताऊंगा कैसे करनी है। इस तरह हम कॉन्सेप्ट पहले सीख रहे हैं अब क्रिटिकल रीजनिंग का। क्रिटिकल रीजनिंग में ना कुछ 7-8 टाइप के क्वेश्चन है, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फेरेंस, इस टाइप के। मतलब इसमें तुम्हें जैसे स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस तरह के 7-8 तरह के मतलब वो है क्वेश्चन। तुमको सभी के पैटर्न को सीख लेना है यूट्यूब से। कैसे सीखोगे, बहुत सारे लोगों ने, जैसे एक आई थिंक सेजल सजल कुछ ऐसा नाम है एक टीचर का, वो अच्छा पढ़ाते हैं है ना, मैं थोड़ा याद हो सकता है मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, पर हाँ है एक जो आईआईटी से हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। या जिसको मैं सबसे अच्छा मानता हूँ वो मेरिट साइन। मेरिट साइन एक चैनल है, लोग उसके बारे में शायद ज़्यादा नहीं जानते होंगे, पर उसकी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई पुरानी। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मेरिट साइंस जरूर देखें। खैर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, फिर भी मैंने मेरिट साइन देखा, पर जो लोग हिंदी मीडियम से और इंग्लिश समझ सकते हैं तो मेरिट साइन की वो प्लेलिस्ट जरूर देखें। उन्होंने 6-7 वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मतलब उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है, और तुमको समझाने की कोशिश की है क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है, हर तरह के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, वो तुमसे एक्चुअली क्या पूछना चाह रहे हैं। इस तरह तुमको कॉन्सेप्ट सीखना है हर टाइप के क्वेश्चन का। समझ गए भाई। ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारे प्री के लिए नहीं है, प्री में तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक दो आ गया तो आ गया क्रिटिकल रीजनिंग का, लेकिन असली इसके क्वेश्चन आते हैं मेंस में। उसके लिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ये। तुम सोचो यार, मेंस में तुमको बहुत बहुत टाइम लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वो भी सॉल्व हो ना हो इतने इतने टफ आ जाते हैं कभी। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग का क्या है, तुम 9-10 मिनट में 9-10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, और भाई उसमें ज्यादातर तुम सही भी कर सकते हो, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन सही होने के चांस भी बहुत हैं। इसलिए इसको जरूर सीखो। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करके जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम ये कॉन्सेप्ट को सीखो, इंप्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, और मेंस में सॉल्व भी करके आओ, तुम्हें जरूर फायदा होगा इसका। मेरे को हुआ है। तो भाई हमने रीजनिंग में मैथ की तरह पहले तो कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब मैं तुमको बताऊँ तुम्हें डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मैं भाई डेली 2-3 सेट तो तुम्हें उसके करने ही, ये अपने मिसलेनियस के, चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सिलोगिज्म के सेट कर लिए, या मतलब हर टाइप के क्वेश्चन के एक एक सेट तुम कर सकते हो। 5-5 मिनट लगती हैं यार, तुम सारे तरह क्वेश्चन कर सकते हो। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर लो, उनको करने का तुमने तरीका सीख लिया, सिलोगिज्म कर लो, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, या मतलब तुम्हें जो टफ लग रहा है तुम उसको बार बार सॉल्व करो। समझ रहे हो बात। तो ये सब तरह के जो क्वेश्चन है मिसलेनियस में, इनके एक एक सेट तुमको सॉल्व करने हैं रोज प्री तक। एक एक सेट हम डेली करेंगे, लेकिन इन सब में से किसी एक टॉपिक का मेंस लेवल क्वेश्चन करें, मतलब मिसलेनियस के हर टॉपिक का नहीं, किसी एक का हम मेंस लेवल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे डेली। क्योंकि मेंस की तैयारी हमारी साथ साथ चल रही है ना अभी से। ठीक है, सिर्फ ये मतलब एक टॉपिक उठा लिया miscellaneous, तुमने आज उठाया सिलोगिज्म, तो आज सिलोगिज्म का एक मेंस लेवल का जरूर कर लेना। मिसलेनियस के तुम सारे प्री लेवल के करोगे क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तुम मेंस लेवल का जरूर कर लोगे। ठीक है, इसके बाद भाई बारी आती है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने की। मैं कह रहा हूँ कम से कम 4-4 5-5 पजल और 4-4 5-5 सेटिंग अरेंजमेंट भाई सॉल्व करो डेली। डेली सॉल्व करना है, ठीक है। इनको तुम्हें किसी हाल में छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी ना प्री की अपनी, कि हमको मतलब रीजनिंग में कम से कम 20 से 25 मार्क्स लाने हैं, तो 20 से 25 मार्क्स लाने के लिए तुम्हें एक पजल या एक सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब दो तो क्वेश्चन तुमको एक पजल सिटिंग अरेंजमेंट के सॉल्व करने पड़ेंगे ही।
तब जाके वो तुमको 10 नंबर देंगे, वो जरूरी है। वो 10 आएंगे ना, तब जाके तुम्हारे 20 से 25 नंबर इसमें आएंगे। तो जो 20-25 नंबर है हमारे, उसमें 10 तो भाई यहीं से आएंगे, तुमको मैं बता रहा हूँ बात। तो तुमको डेली के डेली पजल के 3-4 क्वेश्चन करने हैं, और भाई सेटिंग अरेंजमेंट के भी 3-4, मतलब 3-4 सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3-4 पजल को सॉल्व करना है। और डेली एक मेंस लेवल का क्वेश्चन इसका सॉल्व करना है, या तो पजल का या सिटिंग अरेंजमेंट का, एक मेंस लेवल का, बस मैं ज्यादा नहीं कह रहा। वो तुमको डेली सॉल्व करना ही है हर हाल में। अब तुम कहोगे यार मेरे से तो होगा नहीं, 1 घंटा करना, खुद से मत करो। कोई किसी टीचर की वीडियो स्टार्ट करो, मेंस लेवल पजल लिख के, टीचर ने सॉल्व करवा रखा है, टीचर के साथ साथ सॉल्व करो, सीखो बस डेली। मतलब डेली हमारा एक बार आंखें फिर रही हैं मेंस लेवल क्वेश्चन के ऊपर से, समझ लो बात। इसके बाद जो हमको रीजनिंग में जो तीसरा पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग, उसके क्वेश्चन को भी डेली सॉल्व करना है। उसके 5-10 क्वेश्चन जिनको करने में 5-10 मिनट ही लगती हैं, उनको तुम्हें डेली करना है भाई सॉल्व। डेली कुछ ना कुछ सीखना है। तुम सॉल्व करोगे, तुम आंसर देखोगे, तुम्हारा आंसर ज्यादातर गलत निकलेगा, तो तुमको सीखना है कि उस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, मतलब वहां लिखा क्या हुआ है। वो आंसर अगर गलत है तो क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। और हाँ, कब से मैं तुमसे मैथ का, रीजनिंग का, सबका बोल रहा हूँ कि भाई तुम ये सॉल्व करो, वो सॉल्व करो। तुमको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? तुमको क्वेश्चन बैंक लेनी पड़ेगी कहीं से। क्वेश्चन बैंक तुम कहाँ से ले सकते हो? यार मुझे लगता है टेक्स्ट बुक कॉलेज बोर्ड वाले क्वेश्चन बैंक देते होंगे शायद, वहां से तुम क्वेश्चन ले सकते हो, या किसी, मतलब ये जो बहुत सारे टीचर्स हैं उनकी बुक खरीद सकते हो तुम। बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो गाइडली लगता है, उसका एक बंडल आता है, पीडीएफ बंडल। उसको तुम परचेज कर लो। उसमें तुम्हें हर टॉपिक पर अनलिमिटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम कितने भी सॉल्व कर लो, प्री लेवल, मीन्स लेवल, जो चाहिए। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, और तुमसे वो उतने सॉल्व नहीं हो पाएंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ, इतने सारे बना रखे हैं उन्होंने। तो तुम कहीं से देख लो, कोई बुक देख लो, कोई टेक्स्ट बुक देख लो, या ऑलिव बोर्ड देख लो, या गाइडली देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से ले लो। मतलब मेन बात है, हमको चाहिए क्वेश्चन, चाहे बुक से मिले चाहे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिले पीडीएफ के रूप में। हमको भाई इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुमने देखा, हमने मीन्स का, मतलब प्री का, तुमने देखा, मतलब हमने मैथ का डिस्कस किया, रीजनिंग का डिस्कस किया, और ऐसा डिस्कस किया कि प्री के लिए भी जा रहे हैं हम, और भाई मेंस के लिए भी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी सब्जेक्ट है, मतलब इंग्लिश, उसके बारे में बात करते हैं। मैं ये मानता हूं कि बैंक की इंग्लिश को 3 पार्ट में बांटा गया है: ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबुलरी। ग्रामर में क्वेश्चन आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स वाले, एरर ढूंढने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें क्वेश्चन आते हैं पैसेज, क्लोज टेक्स्ट या पैरा जम्बल्ड सेंटेंस। मैं तुमको बता रहा हूँ, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना मेंस के लिए तो मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है। खैर आजकल मेंस में रीड जो, मतलब इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। पहले मेंस में जो इंग्लिश थी वो 40 मार्क्स की आती थी, अभी केवल 20 मार्क्स की कर दी है। तो मेंस में जो इंग्लिश का रोल है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसलिए हम उतना ही इंग्लिश पे ध्यान देंगे। मैंने बोला ना, फ्री में हमको 15-20 नंबर लाने, और जो मेंस की जो इंग्लिश है 20 नंबर की, उसमें भी 15 नंबर लाने, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लेके आएंगे वो भी। उसमें नहीं छोड़ेंगे भाई, भले ही उन्होंने मेंस में इंग्लिश को 20 नंबर कर दिया है, लेकिन हम उस 20 में से 20 ही लाएंगे, ऑलमोस्ट 15 या 20। ठीक है। तो बताया इसमें तुमको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये सब आता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्री के साथ मेंस में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वोकेबलरी, इसका मैं ये मानता हूँ कि बैंक की तैयारी में वोकेबलरी का उतना ज़्यादा यूज नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हम वोकेब तो नहीं पढ़ेंगे, उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो। मैंने तो नहीं किया था। मैं तुमको भी यही बोलूंगा कि बैंक की तैयारी कर रहे हो, फालतू में वोकेब रटने पर कोई ध्यान नहीं देना। ठीक है। तो हमको करना क्या है? हमको भाई सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो पूरी ग्रामर तो भाई तुम पढ़ो मत, मैं तो ये मानता हूँ। तुम ना ग्रामर के रूल्स को पढ़ लो, जहां से मतलब जनरली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उनको जनरली बैंक की तैयारी करने वाले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बोलते हैं। एक निमिषा बंसल करके एक मैम है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इजाद किया था। उनकी यूट्यूब पे अभी वो वीडियो पड़ी हुई है फ्री, 9-10 घंटे की। उसमें उन्होंने 120 ग्रामर के रूल्स बताए, जिनसे जनरली एरर वाले क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब ज्यादातर एरर वाले क्वेश्चन उन्हीं 120 में से घूम फिर के आते रहते हैं। और मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम उस पूरी वीडियो को एक बार देखो अच्छे से। ठीक है। मतलब अच्छे से उसको नोट्स नोट कर लो, और तुमको मैं आगे बताऊंगा, तुमको ये 120 को भी पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट का हो गया, ग्रामर का तुम्हें कॉन्सेप्ट कहाँ सीखना है? निमिषा बंसल मैम की पूरी वीडियो देख लेनी है, या उनकी बुक खरीद लो। अगर तुमको नोट नहीं करना तो वो 120 जो रूल है ग्रामर के, वो तुम्हारे पास होने चाहिए नोट की फॉर्म में, चाहे तुमने खुद नोट किया, चाहे उनकी बुक ले ली है, या कहीं और से मिल गया तुम। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो तुमको ना यूट्यूब पे वीडियो देखना है, और सब कुछ सीखना है कि भाई हम पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। तुम कहोगे पैसेज को सॉल्व करना क्यों यूट्यूब से सीखें? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन बड़े अजीब होते हैं। पैसेज की थीम क्या है, पैसेज का टोन क्या है,
उसको ना जो टीचर है वो अच्छे से बता देते हैं कि पैसेज अगर इस टाइप का है तो उसकी टोन ये है, अगर उस पैसेज में से ये वाली वाइब आ रही है तो उसकी टोन ये है। उसके लिए तुमको एक बार वीडियो को देखना है। तो मैं एक वीडियो देखनी है जम्बल्ड सेंटेंस, मतलब मिलाते कैसे सेंटेंस को। वैसे तो पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जम्बल सेंटेंस हो चाहे क्लोज टेस्ट हो, ये सब एक नॉलेज के ऊपर है। तुमने देखा होगा ना, जो इंग्लिश का सिलेबस है, जो मतलब आईबीपीएस का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश नहीं लिखा होता, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज लिखा होता है। मतलब वो ये चाहते हैं कि तुम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज की समझ हो, मतलब जो इंग्लिश लिखी हुई है ना वो तुमको अच्छे से समझ आए। इसलिए वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब तुम इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं अच्छे से, तुम्हारी समझ में बैठ रही है कि नहीं इंग्लिश, वो ये चेक करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से ज्यादातर तो। इसलिए पैरा जम्बल को, वैसे तो इंग्लिश की तुम्हें जितनी ज्यादा नॉलेज तुम्हारी बढ़ती जाएगी, जो बताऊंगा मैं किस तरह बढ़ेगी, उस तरह तुम इजीली तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम एक दो वीडियोस की देख लो, और अगर तुम्हें लगे कि कोई रूल कोई चीज काम की बात टीचर ने बताई तो उसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो भाई, ठीक है। इसी तरह क्लोज टेस्ट की, क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसमें कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स होते हैं। मैं चाहता हूँ तुम उसकी भी एक दो वीडियो देखो यूट्यूब से, और वो कॉन्सेप्ट जो भी तुम्हारा टीचर कोई बात बताए वो सारे रूल्स को उसमें तुमने लिख लिया और याद कर लिया अच्छे से। अब बात करते हैं हम इसको टैकल कैसे करेंगे। तो देखो, टैकल या प्रैक्टिस से पहले मैं तुमको एक बात बताता हूँ। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो मतलब इंग्लिश में एवरेज है, उनको इंग्लिश समझ आती है, बेसिक इंग्लिश जानते हैं, उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है जो बताऊंगा मैं। मतलब दोनों को बाद में एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। लेकिन जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जिनको लगता है मेरे को तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती लिखी हुई, मैं क्या करूं, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, ये भैया तो बोल रहे हैं कि तुम इस तरह प्रैक्टिस कर लेना जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मेरे को तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती तो मैं क्या करूं। तो मैं तुमको बता देता हूँ। तुमको पहले इंग्लिश की समझ विकसित करनी होगी। वो तुम कैसे कर पाओगे? अब क्योंकि तुम हिंदी मीडियम से हो तो तुम इंग्लिश की समझ इसलिए विकसित नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा इंग्लिश से ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। तुमने इंग्लिश में बुक्स नहीं पढ़ी, तुमने ज्यादातर हिंदी में पढ़ी है, या तुम जिस भी मीडियम से हो तुमने उसमें पढ़ी है, इसलिए तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाई। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि तुम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश अभी पढ़ लो भाई। कैसे पढ़ोगे? लेकिन तुम कहोगे भैया ऐसी कौन सी मतलब बोली है कि मतलब भाई हम एक बार खाएं और हमारी इंग्लिश नॉर्मल हो जाए। मैं बता दूं तुमको, तुम्हें 1 से लेके 12 तक की इंग्लिश की किताब उठानी है कहीं से। मतलब भले ही खरीदो मत, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इंटरनेट पे 1 से लेके 12 तक की मतलब जो क्लास है उसकी इंग्लिश की किताब की पीडीएफ मिल जाएगी तुमको इजीली। उसको कर लिया तुमने डाउनलोड, फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की बुक तुम पढ़ो। अब क्योंकि वो फर्स्ट क्लास की है, बच्चों की है, तुम्हें बहुत इजीली वो समझ आ जाएगी। तो हम ये मानेंगे कि तुमने पहली क्लास की इंग्लिश सीख ली, उसके बाद तुम दूसरी क्लास की पढ़ो, तुम दूसरी की इंग्लिश सीख ली तुमने, तीसरी पढ़ोगे, थोड़ा सा हो सकता है सेंटेंस आ जाए, लाइक दिस इज बॉल, तो वो समझ आ गया ये बॉल है। मतलब तुम्हें बेसिक इंग्लिश आने लग गई, तुमने जब तीसरी क्लास की बुक खत्म कर ली। इस तरह खत्म करते 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 10-12 दिन में जब तुम 12वीं क्लास की इंग्लिश की बुक पढ़ डालोगे ना, मैं बता रहा हूँ तुम एक अलग इंसान बन चुके होगे, तुमको बेसिक इंग्लिश समझ आने लग गई होगी। अब मतलब तुम इंग्लिश को समझ सकते हो, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो कुछ अपने लेवल पे। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं जिनको इंग्लिश ऑलरेडी आती थी, और जिनको नहीं आती थी वो ये सब कर लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। तो भाई देखो, इंग्लिश में मैंने बताया तुमको ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको तुम्हें प्रैक्टिस करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर निकालने वाले तुम उसमें भरोगे। मतलब वही क्वेश्चन बैंक कहीं से लाओ, चाहे बुक खरीदो, चाहे किसी लाइक टीचर का कोई कोर्स है वहां से मतलब पीडीएफ लो, चाहे गाइडली की चाहे पीडीएफ ले लो तुम, या भाई कोई और तरीका, टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड अलग देते हो अलग से कहीं क्वेश्चन, तो वहां से मतलब तुम्हें ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली। वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुमने एरर का क्वेश्चन सॉल्व किया, तुमसे हुआ नहीं, तुमने देखा कि यार कि जो एरर का जो क्वेश्चन है ना उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था, फिर उसे जाके ना अपने नोट्स में ढूंढो, जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के जो हमने नोट्स बनाए ना, तो उसमें वो है कि नहीं। मैं पक्का बता रहा हूँ उसमें मिल जाएगा, 99% केस में मिल जाएगा। और ना मिले तो उसको वहां नोट कर लो। अब तुम्हारा 121 रूल हो गया भाई। तुम जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुम ये पाओगे कि वो 120 रूल में से भी कोई 20-30 रूल है जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। मतलब 80% 90% केसेज में जो क्वेश्चन है वो 20 और 30 रूल से ही आ रहा है। तो मैं उन्हीं रूल्स को अच्छे से याद रखना है, जो यहाँ पे जहां से क्वेश्चन आ रहा है पेपर में भी वहीं से आएगा। इस तरह तो होगी भाई तुम्हारी ग्रामर की प्रैक्टिस जो तुमको करनी है। अब बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करने के लिए 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। जम्बल्ड सेंटेंस को सॉल्व करना, और भाई या तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना या पैसेज को सॉल्व करना। तो मैं तीनों की बुक खरीदनी है भाई, मार्केट से किसी की बुक खरीद लो, एक एक बुक ले लो बैंक एग्जाम के लिए, उनसे डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और कोई तरीका नहीं, यही तरीका है। तुमको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम्हें डेली क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने, डेली तुम्हें पैराजम्बल के क्वेश्चन सॉल्व करने, डेली तुम्हें एक दो पैसेज करने प्री लेवल के। अब मैंने तुमको मैथ और रीजनिंग के टाइम बताया तुमको मेंस लेवल की तैयारी करनी है, तो यहाँ भी मेंस लेवल ही करनी है। अब कैसे? तुम जब पैसेज सॉल्व कर रहे हो ना छोटे छोटे वाले, एक मेंस लेवल का बड़ा पैसेज भी सॉल्व करोगे,
वैसे तो प्री और मेंस लेवल के पैसेज में तो वो तुमको क्या ही चेंज करेंगे, पैसे सेम ही होते हैं, चाहे प्री लेवल का हो चाहे मेंस लेवल का हो। तो पैसे तुम्हें नॉर्मल लगेंगे, तुम्हें बस हाँ मेंस लेवल के लिए तुम्हें पैसे सॉल्व करते रहना है। तुमने देखा होगा कि मैंने तुमको एक भी बार ना तो न्यूज़पेपर पढ़ने का बोला, ना एडिटोरियल पढ़ने का बोला, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर एडिटोरियल सब में लगा दो तुम आग, एक एक घंटे की वीडियो रोजाना यूट्यूब पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं एकदम। तुमको क्लियर कट बताओ, तुमको मेंस लेवल का मतलब पैसे सॉल्व करना है, एक तुम्हें मेंस लेवल का पैराजंबल सॉल्व करना है, और तुम्हें मेंस लेवल का क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है शुरू से ही। कैसे करोगे? वो तुम करोगे कोई बुक से, तुम्हें तीनों की एक एक बुक लानी पड़ेगी, या कोई एक ही बुक में तीनों टॉपिक दे रखे हो मतलब क्वेश्चंस, उनकी तुम्हें बुक लानी पड़ेगी, और उसी में सोल्यूशन भी होनी चाहिए, तुमको पता चल जाए कि यहाँ पे ये क्यों आए। उसको तुम्हें सीखते जाना है, करते जाना है, सीखते जाना है। वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, रोज सॉल्व करोगे, तुम अपने आप ग्रेजुअली परफेक्ट हो जाओगे। तुम ये उम्मीद मत रखना कि तुमने आज सॉल्व किया और कल तुम बहुत अच्छे से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, गलत कर रहे हो कोई टेंशन नहीं लेनी, डिमोटिवेट नहीं होना। मैं पक्का बता रहा हूं, तुम सॉल्व कर रहे हो ना, इसी से तुम बहुत सारे लोगों से आगे निकल चुके हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सॉल्व ही नहीं कर रहे। समझ रहे हो बात? जो एक कहावत जो मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी मैं इस वीडियो में बोलना चाहूंगा, कि जब तुम सो रहे हो उस वक्त कोई पढ़ रहा है, और जिस दिन तुम दोनों का मुकाबला होगा ना वो जीत जाएगा। इसलिए तुम बस सॉल्व कर रहे हो ना, वही बहुत बड़ी बात है, वही तुमको कंपटीशन में बाकी लोगों से आगे रखे होगी। इस तरह भाई हमने इंग्लिश का मतलब जो कंटक है वो काट दिया है। समझ रहे हो बात? इंग्लिश हो गई खत्म यहाँ पे आके। तो हमने प्री लेवल तक की बात कर ली। कैसे? हमने क्या कहा कि भाई हमने मैथ कैसे पढ़नी है, हमें रीजनिंग कैसे पढ़नी है, और हमने इंग्लिश कैसे पढ़नी है, हमने तीनों की बात कर ली। लेकिन प्री यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। एक और काम जो तुमको करना है, मतलब ये सब करते हुए डेली, प्री लेवल के लिए तीनों सब्जेक्ट को तैयार तो करना ही है, लेकिन तुमको शुरू से ही करंट अफेयर को भी डेली पढ़ना है। और मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, करंट अफेयर के लिए वीडियोस बिल्कुल नहीं देखनी। जो डेली करंट अफेयर की वीडियो बनानी है ना, उनको तो ब्लॉक कर दो चैनल्स को। मतलब उनको ना देखने का नहीं बोल रहा, उनको ब्लॉक करने का बोल रहा हूँ। वो तुम्हारा टाइम इतना ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं जितना और कोई कर ही नहीं रहा। तुमको कोई डेली करंट अफेयर नहीं देखना है, तुमको मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़नी है। अब बात करते हैं भाई, करंट अफेयर हमको पढ़ना कितना है। वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि पेपर से 6 महीने पहले का पढ़ना है, पर ये मैं मानता हूँ कि पेपर से 4 महीने पहले का भी तुम पढ़ोगे ना, वो भी एक स्मार्ट डिसीजन है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं। तो इसलिए ना तुम केवल वही पढ़ो भाई यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो तुमको 4 महीने का पढ़ना है। अब 4 महीने का कैसे पढ़ना है, या मतलब तुम ज्यादा ही टेंशन में तो भाई 6 महीने का पढ़ लेना, ऐसी कोई बात नहीं। पर तुमको वो 6 महीने या 4 महीने डिसाइड कहाँ से करने हैं? तुम मेंस की डेट देखो, मेंस कब है। तुम्हें अगर लग रहा है कि 16 अक्टूबर को तुम्हारा मेंस है एग्जाम्पल के लिए, तो वो 16 दिन तो तुम हटा दो, वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि पेपर ही बनता है 2 4 5 10 दिन पहले। और वो करंट अफेयर दे नहीं सकते ना, जो 15 दिन पहले पेपर बन गया तो 15 दिन करंट अफेयर तो आएगा नहीं। लेकिन वो 15 दिन हटा के उससे पहले के 4 महीने या 6 महीने, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो, जहां तुमको लग रहा हो उतना करंट अफेयर पढ़ना कैसे है? भाई मैं तो ये मानता हूँ कि तुम जो मंथली मैगजीन आती है ना करंट अफेयर की, वो पढ़ो। चाहे अफेयर्स क्लाउड की पढ़ लो, चाहे अड्डा की पढ़ लो, चाहे यार दूसरे जो भी लोग दे रहे हैं उनकी पढ़ लो। और भाई मंथली जो पीडीएफ है किसी ऐसे की पढ़ना जो 150 पेज के अंदर एक मंथ का दे रहा हूँ। कोई 3 3 4 400 पेज दे रहे हैं, उनका बिल्कुल मत पढ़ो, वेस्ट है। भले ही उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे पर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो तुम कहोगे अफेयर्स क्लाउड तो 300 पेज की देता है, फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका? उसकी एक मंथली पॉकेट पीडीएफ आती है, तुमको वो पढ़नी है, वो 150 पेज की होती है। या अगर मंथली पॉकेट पीडीएफ उसकी नहीं आ रही, अभी मेरे टाइम पे तो आती थी भाई, अगर अभी नहीं आती तो उसकी वीकली पीडीएफ पढ़ लो। तो मतलब मंथली की जगह तुम 4 वीक की पीडीएफ पढ़ोगे, हो गया तुम्हारा पूरा मंथ कवर। समझ रहे हो बात? तो तुम वीकली पढ़ लो, वीकली छोटी होती है, उसमें एकदम प्रिसाइज न्यूज होती है। जनरली 100 150 पेज में एक मंथ खत्म हो जाता है। भाई 100 150 पेज एक मंथ के लिए पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। तो तुम अंदाजा लगाओ, मान लिया 16 अक्टूबर को पेपर है, उससे पहले के 4 5 महीने देख लो, उसके अकॉर्डिंग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और एक बार तुम ये कवर कर लोगे, फिर जैसे जैसे आता जाएगा ना टाइम, वैसे वैसे साथ में पढ़ते जाना। और करंट अफेयर को लगातार पढ़ना भी और रिवाइज भी करते रहना है, पुराने वाले को जो पढ़ लिया है। करंट अफेयर को आज से ही तैयार करना है, हमको कोई वेट नहीं करना मेंस के बाद का। जब हमारा प्री हो जाएगा ना, तो हमारा ऑलरेडी बहुत सारा करंट अफेयर खत्म होगा, और बाकी लोग अभी स्टार्ट करेंगे, तो हम तो पहले ही बहुत आगे निकल के लोगों से। और भाई प्री मेंस में टाइम मिलता है 1 महीने या 1.25 महीने का, या 40 दिन का मैक्स, समझिए समझ लो। 40 दिन में वो लोग करंट अफेयर में उलझे रह जाएंगे, लेकिन तुमने पहले ही कर रखा हो करंट अफेयर, इसलिए करंट अफेयर को हम आज से ही तैयार करेंगे। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे आके हमारा प्री तक का काम हो जाता है कंप्लीट। और प्री के तैयारी के दौरान हमने हर सब्जेक्ट की मेंस की तैयारी भी करी है, और एंड तक करंट अफेयर को कवर भी किया है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई मेंस की। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन,
कि तुम ना मतलब प्री क्वालिफाई कर चुके हो, अब तुम मेंस में आ चुके हो। बड़ी बात है यार, तुमने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया अब तक। और हाँ, मेंस की तैयारी से पहले मैं तुमको एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर तुमको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है और तुम मेरे को थैंक यू बोलना चाहते हो, और अगर तुमको ये खराब लग रही है और तुम मुझको गाली देना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सिंग इन सर्विस। इस पर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम खूब मस्ती भरी बातें, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी, बहुत सारी चीज़ डिस्कस करते रहते हैं। और और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें करते रहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को निकाला है, तो फॉलो करने से तुम्हारा ही मतलब नॉलेज जरूर बढ़ेगी तुम्हारी डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में। अब बात करते हैं फाइनली मेंस की। अब हमने देखा भाई तुमने प्री पास कर लिया है, अब मेंस के लिए हम आ चुके हैं। मेंस में होती है भाई 4 सब्जेक्ट और एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। पहले सबसे पहले लेते हैं भाई हम पहले की तरह मैथ को। मैथ के लिए क्या करें? तुमने देखा कि भाई हमने कॉन्सेप्ट को पहले ही सीख लिया था एडवांस लेवल तक का। हम शुरू से ही डीआई जो एडवांस लेवल तक की सॉल्व करते आ रहे थे। तुमको वही काम अब डबल ट्रिपल कर देना है। अब हमको जो मैथ की जो मेंस लेवल की डीआई है ना, वो 3 3 4 4 सॉल्व करनी है डेली। डीआई ही यहाँ पे नंबर तुमको दिलाएंगे, तुमको मैं सच बता रहा हूँ बात। तुम जितनी ज़्यादा डीआई सॉल्व करोगे, उतनी ज़्यादा तुम रियल एग्जाम में भी सॉल्व कर पाओगे। वहां भी तुमको 2 3 डीआई उठानी है, अच्छी अच्छी हल्की हल्की सी, जो मेन एग्जाम आएगा। और तुम अच्छे 15 20 नंबर ले आओगे 60 में से। और मैं तुमको बता रहा हूँ 20 नंबर काफ़ी है। आगे तुमको बताऊंगा कैसे काफ़ी है। 20 20 25 मतलब लेके आ रहे हो ना। अगर इजी एग्जाम है तो 25 काफ़ी है, टफ एग्जाम है तो 15 भी काफ़ी है। समझ रहे हो बात? तुमको अच्छे से 3 3 4 4 डीआई डेली सॉल्व करनी है। और अरिथमेटिक के क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। अरिथमेटिक हमने पहले ही सीखा था, मैंने तुमको बताया कि भाई किसी एसएससी के टीचर सीख लो। अब तुमको अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पे अरिथमेटिक बेस्ड डीआई भी आती है। अब तुमको जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन एडवांस लेवल के सॉल्व करने, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो उसको भी एडवांस लेवल पे सॉल्व करना है। नंबर सीरीज का वही है। तुमको समझ बैठ रहा है तो भाई कहीं किसी टीचर के साथ देख लो, नए नए कॉन्सेप्ट को सीख लो। नहीं बैठ रहा तो कोई बात नहीं, चूल्हे में जाने दो। समझ के बाद तुम सोच रहे हो कि ना तो मैंने प्री के टाइम पे टेस्ट देने का बोला, ना मैंने मेंस के टाइम पे टेस्ट देने का बोला। टेस्ट का मैं बताऊंगा एंड में। टेस्ट किस तरह देने वो हम बातें इस पूरी स्ट्रेटेजी के बाद में करेंगे। टेस्ट हमको किस तरह से देना है चिंता मत करो, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी होगी इसी वीडियो में खत्म। इसके बाद आते हैं भाई हम रीजनिंग पे। मैं तुमको क्या बोल रहा था कि तुमको डेली एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का मेंस लेवल क्वेश्चन करना है। तुमको अब भी वही करना है। एक या दो, बस ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एक या दो मेंस लेवल के पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, टीचर के साथ चाहे खुद से। समझ लो बात? डेली सीखना है नए नए क्वेश्चन को, नए नए तरीके को। और मतलब अगर नए क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं तो वही क्वेश्चन उनको बार बार करके अपनी धार मजबूत करनी है अपनी तलवार की, जिससे मेंस एग्जाम में जब हम रीजनिंग करें एकदम काट दे वो तलवार। समझ रहे हो बात? इसके अलावा जो मिसलिनियस क्वेश्चन है, चाहे सिलोगिज्म हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, डायरेक्शन सेंस हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हुई, कोडिंग डिकोडिंग हुई, उन सब के मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब तुम फ्री हो ना भाई? तुमने मैथ के मेंस लेवल किया, अब तुमको इन टॉपिक्स के सभी के ऑलमोस्ट डेली एक एक मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना ही है भाई। समझ लो बात? इन सब का मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो। सेम क्रिटिकल रीजनिंग के भी मेंस लेवल क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गई बात। इसके बाद बात हम करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में तुमको पैसेज और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो इंग्लिश जो वो 20 मार्क्स की रह गई है बस मेंस में, तो ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन एक लंबे लंबे पैसेज, बड़े बड़े जो पैराजम्बल हैं टफ वाले, उनको सॉल्व करो, सीखो। और भाई कितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हो, अभी मैं मॉक का भी बताऊंगा तुमको, मॉक टेस्ट कैसे देने। लेकिन तुमको चिंता ना करनी, ना तो भाई मेन मतलब मॉक में कम मार्क्स आनी करनी, या ना यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की करनी है जब प्रैक्टिस कर रहे हो। तुम हर जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है, तुम और बेहतर होते जा रहे हो। तुम तो भगवान से प्रे करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो प्रैक्टिस के टाइम पे, मॉक के टाइम पे, जिससे तुम वो गलती को सीखोगे, इंप्रूव करोगे और असली एग्जाम में नहीं करोगे वो गलती। तुम जनरली ये पाओगे जो लोग मॉक में या प्रैक्टिस करते वक्त बहुत डिमोटिवेट रहते हैं वो क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि वो लगातार सीख रहे हैं। और जो लोग के अच्छे नंबर आ रहे हैं मेंस में या मेंस के मॉक में या घर पे प्रैक्टिस करते वक्त जो बहुत फास्ट हैं, वो असली उसमें हक देते हैं, क्योंकि वो बड़े खुश हैं पहले से ही, उन्होंने कुछ सीखा ही ना कुछ इंप्रूव किया। और ये दूसरा बंदा जो पहले वाला था, मतलब वो इंप्रूव करते करते इतना मजबूत हो गया कि उसने मेंस एग्जाम को निकाल दिया और ये वाला रह गया। चिंता नहीं करनी। इंग्लिश के भी वही सारे जो क्वेश्चन हैं उनको मेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। अब बात करें लास्ट वाले सेक्शन की, जो क्या होता है जीके का। अब तुमको पता है हम शुरू से करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं और हमको अब भी वही करंट अफेयर पढ़ना है। अगर पूरा हो चुका है तो रिवाइज करना है बार बार।
जो भी मतलब तुमने भाई, मान ली तुमके पास पीडीएफ है तुम्हारी, तुम पेज निकलवाओगे ना, उसका प्रिंट निकलवा लो। उस पर पेन से या हाइलाइटर से हाईलाइट करते रहो अपने फैक्ट्स को, बार बार फिर उनको रिवाइज करते रहो। इस तरह तुमने जी के मतलब जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसको कर लिया, इसमें करंट अफेयर ही आता है। और दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस भी सिलेबस का पार्ट है। तो जनरली वो बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन मैं तुमसे ये कहूंगा 9-10 घंटे लगा के पूरी बैंकिंग अवेयरनेस भाई सीख लो। बहुत सारी प्लेलिस्ट है, तुम सिंपल लिख दो बैंकिंग अवेयरनेस फॉर आईपीएस पीओ इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी काम आती है। इस तरह लिखोगे तो तुम्हारी वो बैंकिंग अवेयरनेस की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से नोट कर लो, 9-10 घंटे में पूरी खत्म हो जाएगी। अब तुम बार बार करंट अफेयर को रिवाइज कर रहे हो और बैंकिंग अवेयरनेस को भी तुमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब तुम मेंस एग्जाम के लिए हो चुके हो बिल्कुल तैयार। लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला था कि 4 तो ये सब्जेक्ट आएंगी मेंस में, और एक 25 नंबर का आएगा डिस्क्रिप्टिव। तभी तो जो मेंस का पूरा जो मार्क्स है वो 225 बनता है। 60 60 60, 20 और 225। 60 तो इन सब का है, मतलब मैथ का, रीजनिंग का और जीके का, जिसको करंट अफेयर बोलते हैं ऑफकोर्स। और 20 नंबर इंग्लिश का और 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक तुमसे ऐसे लिखवाएंगे, एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा। तो मैं लगा कि यार डिस्क्रिप्शन तो मैं बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम पता नहीं क्या है। मैं तुमको बताता हूँ, मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी, बस तुम्हारी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि तुम दोनों क्वेश्चंस को लिख सको। अच्छा, तो भैया तुमने ये तो बताया नहीं कि हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, वो नॉलेज कहाँ से आएगी? कोई नॉलेज की जरूरत नहीं। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें पूछते हैं वो। और मैं तुमको क्या बोलूँ, उन्होंने मान लिया एजुकेशन का पूछा तुमसे कि एजुकेशन पे ऐसे लिख दो। तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है इंटरेस्ट एजुकेशन के बारे में, तुम हिंदी में ऐसे सोच लो, जो हिंदी मीडियम वाले उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो। बस तुम्हारी टाइपिंग की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि तुम दोनों ऐसे कंप्लीट कर दो। लेकिन तुम्हें ध्यान किस चीज का रखना है कि तुम्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी। सेंटेंस सही होना चाहिए ग्रामेटिकली, कॉमा फुल स्टॉप अच्छे से लगे हुए हैं, क्योंकि उसको चेक करेगा भाई एआई। और एआई ना मेनली यही देखता है कि ग्रामेटिकली सही है कि नहीं, पैराग्राफ वगैरह छोड़े कि नहीं अच्छे से, ऐसे का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं। तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना, उसको तुम यूट्यूब के किसी टीचर से एक बार देख लो किस तरह लिखते हैं। लेकिन लिखने की चिंता नहीं करनी, लिखाओ अपने मन से जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक के बिना लिखाओ अच्छे से, और वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखो। उसने बोला है अगर 150 वर्ड में कोई चीज लिखनी है तो 150 के आसपास ही लिखो, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि एआई चेक करेगा, एआई है पागल। तुम ज्यादा लिखाओगे तब भी बौखला जाएगा वो, और कम लिखाओगे तब तो तुमको कम नंबर देगा ही। तो तुम्हें वर्ड लिमिट और ग्रामेटिकल मिस्टेक का रखना है ध्यान। तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव का मतलब पूरी टेंशन तुम्हारी हो जाएगी भाई बिल्कुल खत्म। तो भाई इस तरह से ना हमने मतलब अपनी मेंस की तैयारी को भी पूरा कर लिया। हमने प्री क्वालिफाई कर लिया और मेंस क्वालिफाई करने लायक हो गए। लेकिन किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में जो एक मेन रोल होता है वो होता है भाई मॉक टेस्ट का। तुमको मॉक टेस्ट किस तरह देने हैं उस बारे में बात करेंगे, पहले करेंगे प्री के बारे में बात। प्री का दोस्तों तुम्हें एक मॉक टेस्ट डेली देना ही है। शुरू में जब तुम स्टार्ट किया है तुमने, तुम चिंता मत करो। तुमने स्टार्ट किया पढ़ना, 10-12 दिन में थोड़ा सिलेबस तुम्हारा होने लगा। उसके 10-20 दिन के बाद ही तुम प्री का मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो। नंबरों की कोई चिंता नहीं करनी, तुमको बस हर मॉक टेस्ट को देख के कम से कम आधे घंटे उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करते हैं किसी मॉक को, मैं तुमको वो बताता हूँ। एनालाइज करने का मतलब होता है हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे मार्क्स कम रह गए हैं वो क्यों कम रह गए हैं भाई। मैंने तुमको बताया कि हमको भाई प्री में टारगेट जो करना है 60 नंबर करना है कम से कम। लेकिन मॉक में अगर तुम 55-50 भी ला रहे हो तो भी वो काफी है, क्योंकि मॉक थोड़ा टफ होता है, रियल एग्जाम थोड़ा सा इजी आएगा इससे। तो मॉक जनरली टफ होते हैं, खासकर ऑलिव बोर्ड के तो भाई टफ होते हैं। टेक्स्ट बुक का भले इजी होता है मुझे पता नहीं कैसा, पर मैंने ऑलिव बोर्ड का दिया है। वो थोड़े टफ तो होते हैं एग्जाम से, और टफ नहीं होते तो मतलब एग्जाम के लेवल के तो जरूर होते हैं। तो तुमको मॉक में 60 नंबर टारगेट करने हैं। तुम अच्छी तैयारी जब कर लोगे तुम्हारे 30-40 नंबर आएंगे। तुमको बार बार ये देखना है कि तुम्हारे 30-40 क्यों रह रहे हैं। जो हमने हर सब्जेक्ट में टारगेट बनाया है, इंग्लिश में 20 मतलब 15-20 लाने का, रीजनिंग में 20-25 लाने का, मैथ में 15-20 लाने का, वो क्यों अचीव नहीं हो रहा? क्या कमी रह रही है? मैंने तुमको जिस तरह बोला था, तुमने मतलब उस तरह प्रैक्टिस की कि नहीं? अब हम बात कर लेते हैं हमें मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है प्री वाले। प्री को तुम्हें इस तरह अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश को तो तुम भाई अपनी नॉलेज से करो जैसा कर सकते हो। मैं तुमको मैथ और रीजनिंग का बताता हूँ। मैथ में तुमको 2 DI सॉल्व करनी है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन आया, 5 क्वेश्चन उसके आएंगे, वो सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो मिसलेनियस कर लेना, क्वाड्रेटिक प्लस सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद 2 DI का नंबर लेना है। उसके बाद हम आएंगे किसी मिसलेनियस अगर दे रहा होगा, माने नंबर सीरीज दिया तो उसके सॉल्व कर लो, नहीं तो अरिथमेटिक के 1-2 क्वेश्चन लपेट दो। हो गया अपना 20-22-25 नंबर। इस तरह तो हम करेंगे मैथ का जो तरीका है हमारा अटेम्प्ट करने का। इसके बाद हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का भी सेम तरीका है। पहले हम सारे मिसलेनियस को खत्म करेंगे, सारा मिसलेनियस। अगर ब्लड रिलेशन दे रखा करना है, अगर भाई सिलोगिज्म दे रहा है 5 तो वो भी करने हैं। मतलब समझ लो बात,
मिसलेनियस पूरा खत्म कर देना है। 10-15 नंबर के क्वेश्चन तो इजीली होते ही हैं मिसलेनियस के, समझ रहे हो बात। वैसे भी जो मिसलेनियस है भाई, मतलब जो रीजनिंग है वो 40 नंबर की है, तुम समझ रहे हो। 40 में से तुम 15 नंबर के तो मिसलेनियस आएंगे, वो तुम खत्म करने हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं उनको टाइम मतलब सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता। अगर 15 नंबर क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो तुम 10 मिनट में कर दोगे, मैं आराम से बता रहा हूँ। उसके बाद जो अगले 10 मिनट हैं उसका तो मतलब कहाँ यूज करना है, उसका यूज करना है तुमको 2 पजल या 2 सिटिंग अरेंजमेंट या 1 पजल 1 सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब 2 क्वेश्चन ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के तुम्हें अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। उसके बिना तुम्हारे रीजनिंग में ना तो नंबर आने, मतलब तुम भूल जाओ। तो तुम्हें हम क्यों, मैंने तुमको बताया है ना कि प्रैक्टिस के वक्त हम डेली पजल सॉल्व कर रहे हैं, वो तुम्हारा यही तो काम आ रहा है, प्री के लिए तो काम आ रहा है। तो तुमको प्री को इसी तरह अटेम्प्ट करना है, जैसे मॉक को भी इसी तरह अटेम्प्ट करना है, सेम प्री को भी ऐसे ही करना है एग्जाम हॉल में जाके। और हर मॉक के बाद उसको एनालाइज करना है कि भाई क्या दिक्कत रह गई, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उतने नंबर नहीं आ पा रहे मेरे, कहाँ कमी रह गई, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मैं कर सकता था मैंने किए नहीं, कौन से क्वेश्चनों को मैंने गलत चुन लिया, कौन से क्वेश्चन मुझसे छूट गए, या कौन से क्वेश्चन में मैंने क्या गलती कर दी, उस सबको हम लिखेंगे और उसको अगले मॉक में सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर तुम डेली 1% भी इंप्रूवमेंट करते हो ना, कुछ दिनों में तुम एकदम परफेक्ट हो जाओगे। और ऐसा भी होगा, क्या हो सकता है तुम लगातार इंप्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम्हारी लगातार नई नई गलतियां होती जा रही हैं, तुम्हारे लगातार कम मार्क्स आने, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल चिंता नहीं करनी। तुम्हारे अगर तुम्हारे हर मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं और तुम लगातार कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा क्वालिफाई तो फिर जरूर होगा, फिर तो 100% होगा, क्योंकि फिर ज्यादा टेंशन हो जाती है दिमाग में, फिर हम बहुत ही अच्छे से कर रहे होते हैं हर चीज को, समझ रहे हो बात। इस तरह बात हो गई भाई प्रीलिम्स के मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं मेंस के मॉक को तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे। सेम, इंग्लिश को पूरा 100% अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश में जनरली क्वेश्चन सही होने के चांस ज्यादा होते हैं अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे से करी है। इंग्लिश को अच्छे से अटेम्प्ट करो और 20 में से कोशिश करो कि 15 नंबर आए वही तुम्हारे। मैथ को अटेम्प्ट करना है, मैथ को कैसे, तुमको सारी डीआई अटेम्प्ट करनी है, सबसे पहले मिसलेनियस सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। मतलब पहला जो तुम्हारा अटेम्प्ट करने का रहेगा ना वो रहेगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन ईच रहेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम जो अटेम्प्ट करोगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है उसको कर लो। उसके बाद तुम्हें 2-3 डीआई का नंबर लेना है, ये जितनी भी डीआई दे रखी है उनका नंबर लेना है। तुम डीआई सॉल्व करते जाओगे, तुम्हारा हो जाए 15-20 नंबर लाए, खुश रहो। इतना ही कर पाओगे मेंस में भी, और उतना काफी भी है, तुम्हारा क्वालिफाई भी होगा, तुम चिंता मत करो। सेम रीजनिंग में सबसे पहले मिसलेनियस को अटेम्प्ट करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोगिज्म। मैंने बताया था ना शुरू में हमने एडवांस लेवल का जो सीखा था, वो इसलिए तो सीखा था, मेंस के जो मॉक है वो मेंस के टाइम पे देने हैं। अभी से चिंता मत करो, प्री के टाइम मेंस का मॉक देने की कोई जरूरत नहीं, पहले तो मैं बता रहा हूँ। अटेम्प्ट करने का सुनो कि रीजनिंग को पहले मिसलेनियस को अटेम्प्ट किया, सारे क्वेश्चन मिसलेनियस के पहले अटेम्प्ट कर देने हैं। दूसरे नंबर पे तुमको पजल अटेम्प्ट नहीं करनी, तुमको क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मेंस के मॉक में। 9-10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, उन सबको अटेम्प्ट करो, स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह वगैरह। तुमको अगर लग रहा है उसमें तो अटेम्प्ट करने से फायदा हो रहा है तभी करो। अगर तुमको 2-4 मॉक के बाद समझ आ जाता है कि भाई मैं तो क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से कर ही नहीं पा रहा, ये कॉज एंड इफेक्ट टाइप के, स्टेटमेंट एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस में मैं हमेशा गलती कर रहा हूँ, तो छोड़ो उस, फिर मतलब मिसलिनियस के बाद तुम डायरेक्टली पजल पे आ जाओ। तो एक आध पजल को सॉल्व कर दो, अगर हो जाए तो मीन्स लेवल की 1 या 2, जितनी भी हो सके। इस तरह तुमको अटेम्प्ट करना है। जो जीके और करंट अफेयर का सेक्शन है उसे तो कैसे भी कर लो, सारे देखने का तुम्हारे पास टाइम रहेगा। नॉलेज की कमी पड़ सकती है, टाइम की कमी तो मेंस में बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तुम चिंता ही मत करो, टाइम बहुत रहेगा वहां पे, बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव को भी इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। तुमने भाई इस तरह देख लिया, लगातार इंप्रूव करते जाना है एनालाइज करने के बाद। अब देखो मॉक देने कितने हैं, वो मैंने तुमको बता दिया कि प्री के टाइम पे शुरू में तो एक मॉक डेली देना है, और जब एंड टाइम आ जाए तब तुम 2-2 मॉक तक भी आ सकते हो अगर तुम्हारी कैपेसिटी है तो। प्री का इस तरह से, प्री के टाइम पे मेंस का मॉक देने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जो टॉपिक पढ़ रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो ना खुद, उसी टाइम मेंस का एक एक क्वेश्चन कर लो जिस तरह मैंने तुमको बताया है। मेंस का जो मॉक है वो तुम्हारा प्री क्वालिफाई हो जाए उसके बाद तुम्हें देना है। कैसे देना है, तुम्हें मेंस के लिए जनरली जो प्रैक्टिस है वो वैसे तो क्वेश्चंस की करनी है। मॉक तुम्हें 2 दिन में एक दे देना है या 3 दिन में एक, ज्यादा मेंस के लिए मॉक की पागल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेंस में टाइम मैनेजमेंट का कोई दिक्कत ही नहीं है। मेंस में टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, मेंस में बस नॉलेज की कमी पड़ती है, इसलिए मेंस के दौरान हमारा जो मेन फोकस है वो नॉलेज बढ़ाने पे ही होना चाहिए, समझे बात। इस तरह भाई तुम्हारी बात हो गई किसकी, तुम्हारे मेंस की। अब भाई फाइनली हम आ चुके हैं इंटरव्यू में। तो भाई तुमको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने मेंस क्वालिफाई कर लिया अच्छे मार्क्स के साथ। अब तुम्हारा इंटरव्यू आ चुका है। अब तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करनी है जिससे तुम इंटरव्यू में एक अच्छे मार्क्स ला सको, समझ रहे हो बात। मैं तुमको फिर से बता देना चाहता हूँ, जो लोग मेरे को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि अगर उनको अच्छा लग रहा है, और जो लोग मुझको गाली देना चाहते हैं अगर उनको ये वीडियो खराब लग रहा है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे यहाँ फॉलो करके आराम से मैसेज कर सकते हो।
मैं तुम लोग के मैसेज देख लेता हूँ जनरली, अगर कोई ठीक ठाक मैसेज होता है रिप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यार इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब क्या है? देखो 100 नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछ जाएंगे। अब जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का रहेगा, जो तुमसे जो भी इंटरव्यू पूछा गया है उसकी वैल्यू है 100 नंबर। तो तुम्हें इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेके आने हैं। मैं मानता हूँ 70+ नंबर अच्छे ही होते हैं, पर जनरली ना इंटरव्यूअर के मूड पर डिपेंड करता है बहुत टाइम तक। पर एक हद तक इंटरव्यू हमारे हाथ में ही है। मैं बताता हूँ कैसे। तुम सोचो कि इंटरव्यू का सिलेबस एक्चुअली में है क्या। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो 3 ही डोमेन से आ सकते हैं। एक तो करंट अफेयर से, जो मतलब उस वक्त चल रहा है, जब इंटरव्यू तुम्हारा जिस दिन हुआ है उसके आसपास क्या चल रहा है, समझ रहे हो बात। दूसरा, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पर्सनल जो तुम्हारी लाइफ है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारी लाइफ के बारे में। और तीसरा डोमेन है जो बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। इन 3 के अलावा कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ना तो मैथ से आ रहा, ना रीजनिंग से आ रहा, ना इंग्लिश से आ रहा, ना वैसे टाइप की उस जीके से आ रहा। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? करंट अफेयर, बेसिक, तुम्हारी पर्सनल लाइफ प्लस बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस हमने मेंस के लिए तैयार की थी, उसी को तुम्हें बार बार रिवाइज करना है, अच्छे से सीखना है उसको। या तुम इंटरव्यू के लिए अलग से और भी कोई प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई हो। बैंकिंग अवेयरनेस ऐसी चीज है, उसको 2 लोग अगर पढ़ा रहे हैं ना, दोनों अपने अपने तरीके से पढ़ाएंगे, और दोनों से पढ़ने से ना तुमको कुछ अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। तुम दोनों से पढ़ सकते हो, मतलब अच्छे से बैंकिंग अवेयरनेस को भाई पढ़ लो। अब बात आती है तुम्हारे खुद के बारे में, जो दूसरा पार्ट है तुम्हारी लाइफ के बारे में। तो एक पेन और पेपर लो, ठीक है, उसमें तुम लिखो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम कहाँ से हो, किस स्टेट से हो तुम, समझ रहे हो बात। तुमने अब तक क्या किया है पढ़ाई में, ठीक है, तुमने कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की है क्या स्पोर्ट्स में, या तुम्हारी कुछ लाइफ में तुमने कुछ अलग से भी किया हो, या तुम्हारे बारे में, तुम्हारे शहर के बारे में कुछ और अलग से हो, वो सब तुमने लिख लिया। अब एक एक चीज पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, समझ रहे हो बात। तुम जिस दिन पैदा हुए थे, वो मतलब उस दिन डे क्या था, ऐसे पूछ लेते हैं हंसी मजाक के लिए कि उस दिन कौन सा डे था। बोले कुछ क्वेश्चन ना प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए भी होते हैं। मान ली तुमसे इंटरव्यू पूछता है जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन क्या डे था, बोल दो वेंसडे। उसको थोड़ी पता है कौन सा डे था। बोल दो यार। वो नहीं चेक करेंगे, उन्हें लगेगा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, सही बोल रहा होगा। तुमने अपने नेम के बारे में जितनी चीजें हो सकती थी तुमने सारी की सारी लिख ली। तुम्हारा प्लेस जो है जहाँ से तुम हो, उस सिटी की कुछ खास बात है क्या, समझ रहे हो बात। उस सिटी के बारे में खास क्या है, वो जिस स्टेट में, उस स्टेट के बारे में खास क्या है, उस सिटी में सोशल इश्यूज कौन कौन से हैं, क्या क्या समस्याएं हैं उस सिटी की, समझ रहे हो बात। तुम जिस स्टेट से हो उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, सोशल इश्यूज क्या क्या है उस सिटी के या उस स्टेट के जिसमें तुम रह रहे हो, समझ की बात। और तुम जिस कंट्री में रह रहे हो, इंडिया, उसके सोशल इश्यूज क्या है, उसमें क्या चल रहा है, उसमें सोसाइटी में दिक्कत क्या है, ये सब चीजें। तुम्हारे पापा के बारे में, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, अगर किसी जॉब में, वो जॉब किस बारे में, ये सब। तुम्हारे पापा अगर फार्मर हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज फार्मिंग की, कब कौन सी फसल बोई जाती है, कब क्या करते हैं, किस फसल का क्या प्रोसेस है बेसिक, किस फसल में कितना पानी देना होता है, ये सब चीजें बेसिक, समझ रहे हो बात। तुमसे पूछे गेहूं, तुम्हारे पापा अगर फार्मर है, गेहूं उगाते हैं, कब उगाते हैं भाई गेहूं, तुम बोलो गर्मी में, तो वो कहेगा तुम बेवकूफ हो क्या, तुम किसान परिवार से, तुमको ये भी नहीं पता कि सर्दियों में गेहूं उगाए जाते हैं, गेहूं सरसों, रबी की फसलें हैं, रबी खरीफ की फसलें कैसी होती हैं, फसलें के कौन कौन सीजन होते हैं, बेसिक। ये फसलों का कब बोला मैंने, तुम्हारे पापा अगर फार्मर है, अगर वो कुछ और काम करते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में, जिस डिपार्टमेंट में, उससे रिलेटेड कुछ भी, समझ रहे हो बात। तुम अगर पहले से कहीं जॉब कर रहे हो कहीं स्टेट गवर्नमेंट में, तो उस जॉब के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ, मतलब तुम्हारी पर्सनल लाइफ का पूरा कच्चा चिट्ठा भाई तुमको तैयार करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हैं। अब क्योंकि वो कहीं से पूछ सकते हैं तो तुम कितना भी तैयार कर लो, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो तुम पे तब भी ना बताया जाए। लेकिन अगर ऐसा आया जिसके बारे में तुमने तैयार किया है इतना सब कुछ, तो तुम उस क्वेश्चन को भी कॉमन सेंस से आंसर कर पाओगे, अगर वो उसके आसपास कहीं होगा, समझ रहे हो बात। अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज की, कि करंट अफेयर के बारे में वो पूछते हैं। तो वो लोग ऐसा करंट अफेयर नहीं पूछते बैंक की तरह कि 4 महीने पुराना। तुम समझो, वो जो तुमसे पूछ रहे हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन, वो 5-6 लोग हैं तुम्हारे सामने बैठे हैं, 4-5 लोग। वो बूढ़े बूढ़े हैं, 70-70 साल के, 60-60 साल के, या उससे भी बड़े एज के हो सकते हैं, ठीक है। कई लोग पैनल में रखे जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए। वो तुमको वो चीज पूछेंगे जो उस वक्त देश में चल रहा है, आजकल के 2-4 दिन आगे पीछे, या कोई मेजर न्यूज है, कोई वॉर छिड़ गया, आजकल वॉर वगैरह का बहुत चल रहा है। तो मैं तुमसे एक चीज बोलूंगा, जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू पड़ रहा है उससे 7 दिन पहले से तुम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, 7 दिन, ज्यादा नहीं। और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के ही जाना, हर हाल में एकदम पूरा छान के, कि उस दिन की क्या क्या न्यूज है भाई, क्योंकि उस दिन की न्यूज ज्यादा उनके दिमाग में आती है, क्योंकि वो बूढ़े बड़े लोग होते हैं, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी सुबह सुबह पढ़ के आए होते हैं,
उनके सामने न्यूज़पेपर पड़ा होता है, उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना। अगर देश में कहीं चुनाव हो रहे हैं, कौन से स्टेट में हो रहे हैं चुनाव, समझ रहे हो बात, ये बेसिक बेसिक चीज़ें तुम्हें सब कुछ पता होनी चाहिए। तो तुमने 7 दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, अपने बारे में तैयार कर लिया, बैंकिंग अवेयरनेस तैयार कर ली, अब तुम एकदम गुड टू गो हो इंटरव्यू के लिए। अब तुम एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हो, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो बस, तो इस तरह से जाओगे फुल कॉन्फिडेंस में, एकदम अपने कोट पैंट पहन के या फॉर्मल्स में अच्छे से जाओ यार, सेव वेव करवा के, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी रख के नहीं जानी, एकदम क्लीन सेव, अच्छे से छोटे छोटे बाल कटवा के बढ़िया से जाओ, एकदम जेंटलमैन बन के जाओ, बढ़िया से आंसर दो। इंटरव्यू के लिए जब घुसो, वहां पर डायरेक्टली बैठ मत जाओ, वेट करो, वो खुद ही बोलेंगे तुमसे बैठने का। ये बेसिक चीजें तो अपनी सही करके जाओ, तुमको अच्छे मार्क्स दे देंगे वो। अब भाई तुमने मेंस में भी अच्छा स्कोर कर लिया, तुम्हारे इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आ गए, इस तरह से कौन तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन रोक सकता है भाई? कोई रोक सकता है तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन? हो गया तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन। समझ रहे हो बात? तो इस पूरी वीडियो जिसमें हमने प्री से लेके इंटरव्यू तक सबको डिस्कस कर लिया, अगर तुम इस वीडियो के एंड तक आए हो तो तुम कमेंट में ना एप्पल लिख दो, जिससे मुझे पता चले कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इतनी लंबी वीडियो के भी एंड तक आए हैं। तुम अगर एंड तक आए हो तो कमेंट में प्लीज एप्पल लिखो, जिससे मुझे पता चलेगा, और ये हमारा सीक्रेट कोड होगा कि हमको ही पता है भाई कि हम इस वीडियो के एंड तक आए हैं। अब तुमको मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है इंस्टाग्राम पे, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तुमको एप्पल लिख के करना है। तुम एप्पल अगर लिखोगे, मुझे पता चल जाएगा भाई तुमने वीडियो पूरी एंड तक देखी है, तो तुम्हारे ज़्यादा चांस होंगे कि मैं उस तुम्हारे मैसेज को देख सकूं और तुमको रिप्लाई कर दूं। समझ रही हो बात? तो एप्पल लिखो, मैसेज करो, और कमेंट में भी एप्पल लिख के जरूर जाना। थैंक यू गाइस।